तो ध्यान दीजिएगा, हम लास्ट क्लास में अभी तक कहाँ पढ़ लिए, हम प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण देख रहे थे, जिसमें हम हिंद यवन देख लिए है। हिंद यवन के बाद हमने शक देख लिया है। शक के बाद हमने पहलव देख लिया है। पहलव के बाद आते हैं हमारे कुषाण वंश। और प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई वंश है तो वो कौन है? कुषाण। क्योंकि इसी कुषाण वंश में एक सबसे ज्यादा प्रतापी राजा आएगा जिसका नाम क्या रहेगा? कनिष्क। और कनिष्क को द्वितीय द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आखिर किस आधार पे या किन तर्कों के आधार पे हम कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, इसको भी आज के हम लेक्चर में बहुत डिटेल से समझेंगे। आखिर क्यों कनिष्क इतना महान है? दूसरी कनिष्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अखिल भारतीय सम्राट तो था। अगर आपसे देखे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भारत का पहला अखिल भारतीय सम्राट कौन था, तो बताइए क्या आंसर देंगे आप अभी तक की पढ़ाई के आधार पे? क्या देंगे? क्या देंगे बताइए? मतलब पहला, पहला का मतलब समझ रहे हैं, जिसने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना राज्य स्थापित किया, तो वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है। आपने देखा था कि उसने हेलना से विवाह किया था, तो बदले में उसे अफगानिस्तान और उसके पार का भी क्षेत्र मिल गया था। और उसी साम्राज्य का अगर और ज्यादा अगर कोई विस्तार किया है तो वो कौन है बताइए? अशोक। तो पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा। और विदेशी आक्रमण में अगर कोई पूछेगा कि विदेशी आक्रमणकारियों में ऐसा कौन सा मतलब सम्राट है जिसने भारत की अखिल भारतीय राज्य नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अखिल भारतीय राज्य स्थापित किया, मतलब विदेशों में भी अपना राज्य स्थापित किया है, तो बट ऑब्वियस वो कौन होगा? कनिष्क होगा, है ना। और वो कैसे होगा हम देखेंगे, क्योंकि वो अपनी दो राजधानी बनाएगा, एक पेशावर में बनाएगा और एक कहां बनाएगा? मथुरा में। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में, जैसे मेंस के पर्सपेक्ट में पूछे तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक है। तो ये सब चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। तो अगला हमारा जो वंश है, उस वंश का नाम क्या है? कुषाण वंश। देखिए, आपको पूरी चीज एक साथ लिंक करके पढ़ाई जाती है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इसीलिए टफ माना जाता है क्योंकि उसके बीच की लिंक नहीं मिलती है ना। कि आखिर ये जो हिंद यवन शक पहलव कुषाण आ रहे हैं, इनकी यहाँ के वंशों से क्या कनेक्टिविटी है। तो अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको 100% क्लैरिटी हो गई होगी कॉन्सेप्ट की। ठीक है। तो कुषाण वंश, तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये कुषाण वंश आता कहाँ से है। मैंने बताया कि ये सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे लोग आ रहे हैं यूची कबीला से। कहां से आ रहे हैं? मध्य एशिया। और मध्य एशिया में जो यूची कबीला है वहां से आ रहे हैं। ठीक है। और यही यूची कबीला में मतलब शक भी यहीं से, पहलव भी यहीं से हैं, और कुषाण भी यहीं से हैं, सब लोग यहीं से हैं। ठीक है। तो यही यूची कबीले में असल में आक्रमण हुआ। यहाँ पे कौन बचा रह गया था? कुषाण बचे रह गए थे। और यहीं पे आक्रमण होता है हूणों का। तो जब इनका आक्रमण होता है यहाँ पे हूणों का, तो ये लोग यहां से भागते हैं। तो भागते 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 ये दो शाखा में जाते हैं। यहाँ पे हमारा भारत है और यहाँ पे हमारा क्या है? चाइना है। तो एक शाखा कहाँ चली जाती है? चाइना में। ठीक है। और दूसरी शाखा कहाँ पे आ जाती है? भारत में। तो जो चाइना में जो शाखा जाती है, इनका जो एक पार्ट जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, ठीक है, मतलब उसे कनिष्क कुषाण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कनिष्क का शब्द का मतलब, कनिष्क राजा नहीं बल्कि कनिष्क शब्द का मतलब होता है छोटा। ठीक है। और यहाँ पे जो शाखा आती है वो आती है ज्येष्ठ, यानी ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ कुषाण। ठीक है। तो हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको कहाँ पढ़ा जाएगा? चाइना के इतिहास में पढ़ा जाएगा। ठीक है। हमें इन लोगों से मतलब है क्योंकि ये लोग कहाँ पे आ गए हैं? भारत में आ गए हैं। ठीक है। अब भारत में इनकी राजधानी कहाँ पे हुई? तो ये लोग पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले आते हैं। कहाँ पे आते हैं? पश्चिमोत्तर भारत में आते हैं। और इसी वंश का जो सबसे पहला शासक रहता है, इसी वंश का जो सबसे पहला शासक होता है, जो यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में आता है, उसका नाम क्या रहता है? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। ठीक है। तो आपसे बोलेगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन जाएगा बताइए? कुजल कडफिसेस। और इसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क रहेगा, लेकिन संस्थापक कौन है बताइए? कुजल कडफिसेस है। ठीक है। तो ये कुषाण वंश का क्या रहता है बताइए? संस्थापक रहता है। और ये आकर के यहाँ पे अपनी राजधानी बनाता है। और राजधानी ये कहाँ पे बनाएगा? पेशावर में।
यानी इसने अपनी कैपिटल किसे बनाई, तो इसने अपनी कैपिटल बनाई किसे बताइए, पेशावर में। यही कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी थी और यहीं से इन्होंने अपना शासन करना क्या है बताइए, चालू किया। ठीक है, अब इसी के साथ यहां आया तो किस धर्म के प्रभाव में सबसे ज्यादा आया, तो जब यहाँ पे ये आया, ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तक्षशिला एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, तो इस कारण से ये किसके प्रभाव में आया, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। तो आकर के ये यहाँ का बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और इसी के उपलक्ष्य में ये एक तांबे का सिक्का जारी करता है। किसका सिक्का जारी करता है, तांबे का सिक्का जारी करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के की शुरुआत कौन करेगा, तो वो हिंद यवन है। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन है, हिंद यवन शासक हैं। और फिर आगे चल करके आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, मतलब जो पूरी तरह से 100% प्योर थे, वो कौन जारी करेगा, कनिष्क। और कनिष्क क्यों जारी करेगा, क्योंकि इसे खूब सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। कहां से मिल जाएंगे, सिल्क रूट से। कैसे मिल जाएंगे, अभी हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन रहेगा, यहां पे कनिष्क रहेगा। और शुरुआत कौन करेगा, तो विम खटफिसस करेगा। इसके बाद का जो शासक है विम खटफिसस, वो शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाएगा, कनिष्क चलाएगा। फिर यहां पे एक प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, गुप्तों ने चलाए हैं। लेकिन गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे तो वो बहुत ज्यादा मिलावटी किस्म के रहा करते थे, यानी सबसे ज्यादा अशुद्ध में कौन चले जाएंगे, गुप्त। तो जैसे बीच बीच में ये चीजें जो मैं पूरी लिंक और कनेक्ट करके बताता हूं, तो कॉपी में आप इसे एक डिब्बे में शॉर्ट नोट में बंद करके लिख लेंगे, क्योंकि यही आपके एग्जाम में क्या आएगा, प्रश्न आएगा, है ना। क्लास में ना लिख पाए तो क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप जो चीजें छूट गई हैं तो उनको आप अपने नोट्स में रिवीजन के लिए साइड में रख लीजिए, 2x की स्पीड कर लीजिए, फटाफट नोट्स भी देखते जाइए, साथ में यहाँ से क्या है बताइए, बचाई कार्यक्रम भी चल रहा है। ठीक है, अब और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि काश वो वाली क्लास हमें दोबारा मिल जाती, या वो छूट गई है, या वो चीज समझ में नहीं आई थी तो देख लेते। तो सारी चीजें तो आपके मतलब एक प्लेलिस्ट करके यूट्यूब में डली हुई है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, और इसने अपने सिक्के में मालूम क्या लिखवाया, इसने लिखाया धर्म हितस। अब इसका मतलब ये है बौद्ध धर्म को मानने वाला। ठीक है, तो इसने किसको जारी किया, मतलब तांबे का सिक्का जारी किया, और तांबे के सिक्के में मतलब ये इसने लिखाया। ठीक है, क्लियर है। और सबसे पहले ये लोग कहां पे आए आपसे पूछता है, तो पहले ये कुछ समय तक ये लोग यहां पे थे, कहां, हिंद कुश पर्वत, अफगानिस्तान में, हिमालय का ही एक्सटेंशन अफगानिस्तान में है, जिसे क्या कहा जाता है, हिंद कुश पर्वत। ठीक है, फिर वहां से फिर विश्राम करते हुए कहा है पेशावर। ठीक है, तो ये थी किसके बारे में पूरी जानकारी, कुजुल कटफिसस। अब कुजुल कटफिसस के बाद जो अगला शासक रहेगा, तो उस अगले शासक का क्या नाम है, विम कटफिसस। तो दूसरे नंबर का जो शासक आएगा, विम कटफिसस। अब देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि इसका पापा तो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन ये किससे प्रभावित हो जाएगा, ये शैव धर्म से प्रभावित हो जाएगा। किससे प्रभावित हो जाएगा, शैव धर्म से। और ये शैव धर्म से प्रभावित होने के बाद इतना बड़ा शिव भक्त रहता है, ये इतना बड़ा शिव भक्त रहता है कि ये अपने सिक्के में, सबसे पहली चीज तो ये सोने का, इसका पापा किसने जारी किया था, इसके पापा ने तांबे का सिक्का, और ये किसका सिक्का जारी करेगा, ठीक है, सोने का सिक्का जारी करेगा। और उस सोने के सिक्के में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना बड़ा शिव भक्त रहता है कि उसमें ये शिव को बनवाता है, शिव के साथ उसका जो उनकी गाड़ी है फॉर्च्यूनर यानी नंदी, और नंदी के बाद फिर क्या बताइए, त्रिशूल। तो इनको क्या कराता है, ये अंकित कराता है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि कुषाण वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्के में शिव, नंदी और त्रिशूल, इनको क्या कराया है बताइए, अंकित कराया है। तो वो शासक कौन है बताइए, कोई और नहीं बल्कि विम कटफिसस है। और इसके सिक्के में जो लिपि थी, तो दो प्रकार की लिपि पाई गई है। अब देखो ये लोग वहां यूनान से आए थे, तो यूनानी लिपि भी पाई जाएगी, और अफगानिस्तान में खरोष्ठी लिपि चलती है। कौन सी लिपि चलती है, खरोष्ठी लिपि चलती है।
तो खरोष्टी लिपि भी पाई जाएगी। तो ये दोनों लिपि इसके सिक्के में हमें देखने के लिए मिलती है। ये इसके सिक्के की विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिक्के से एग्जाम में प्रश्न क्या है, बहुत पूछता है, क्योंकि जब जब कुषाण वंश का नाम आएगा तब तब उसको कौन से धर्म से जोड़ के देखा जाएगा, बौद्ध धर्म से। लेकिन विम कटफिसस एक ऐसा शासक है जो जितना बड़ा बौद्ध धर्म का संरक्षक आगे चल के कनिष्क होगा, उतना ही बड़ा कौन था, विम कटफिसस था। लेकिन चूंकि इतना इसका साम्राज्य इतना विस्तार नहीं हो पाया, कनिष्क साम्राज्य विस्तार करेगा, तो इस कारण से फिर बौद्ध धर्म ज्यादा क्या प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि उसका साम्राज्य क्या होगा बताइए, मतलब ज्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी के साथ इसने बहुत एक इंपॉर्टेंट पेशावर में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, निर्माण कार्य किया है। वो निर्माण क्या किया है, 34 मंजिला इमारत बनाई है, 34 फ्लोर की है, यानी 34 मंजिल की इसने किसका निर्माण किया है, इमारत का निर्माण किया है। ठीक है, आज भी जो वहां पे स्थित है, और ये बहुत ही ज्यादा ऊंची है। ठीक है, 400 फीट ऊंची है। इसकी हाइट कितनी है, 400 फीट। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें कौन, विम कटफिसस करके गया। ठीक है, लेकिन ये लोग अभी भी पेशावर से आगे, यानी पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित हैं, पश्चिमोत्तर भारत से आगे नहीं जा पाए हैं। अब पश्चिमोत्तर भारत से आगे कौन जाएगा बताइए, कनिष्क जाएगा। ठीक है, तो अब अगला और सबसे ज्यादा प्रतापी शासक किसका, कुषाण वंश का। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और अगला शासक है, जिसका नाम क्या है बताइए, कनिष्क। ठीक है, अब देखिए, ये जो कनिष्क था, तो ये आके अपने साम्राज्य का क्या करेगा, विस्तार करेगा। इसलिए 2 राजधानी बनाएगा। ठीक है, पहली राजधानी तो इनकी क्या थी, पेशावर, और दूसरी राजधानी ये किसको बनाएगा, मथुरा को बनाएगा। दूसरी राजधानी इसकी क्या थी बताइए, मथुरा थी। इस प्रकार ये कहां बताइए, भारत में पूरी तरह से पहुंच गया। अब देखिए, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को संरक्षण या उसका प्रचार प्रसार किसने किया आज तक, तो वो अशोक ने किया। ठीक है, लेकिन अशोक ने, मैंने आपको पहले के ही लेक्चर में बताया था कि बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। राजकीय धर्म घोषित करना मतलब क्या होता है कि उस राज्य के सभी लोग फिर उस धर्म का ग्रहण करेंगे। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को भी संरक्षण दिया था, शैव को भी संरक्षण दिया था, क्योंकि अशोक पहले कौन से धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था, और बौद्ध धर्म से उसने अहिंसा सीखा था। तो इस कारण से उसने दूसरे धर्मों का अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन जब कनिष्क यहां पे आएगा, तो कनिष्क विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर देगा। तो आपसे पूछता है कि वह कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित किया। देखो, अशोक ने राजकीय संरक्षण दिया था, शब्दों पे गौर करिएगा, अशोक ने राजकीय संरक्षण दिया था, जबकि कनिष्क ने क्या किया, राजकीय धर्म घोषित किया। तो ये अभी तक का पहला शासक है जिसने बौद्ध धर्म को क्या घोषित कर दिया बताइए। अब यानी कि इसके शासन में सभी लोग कौन से धर्म को फॉलो करेंगे बताइए, बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चल करके फिर हम पढ़ेंगे, ये लड़ाई लगातार शासकों की धर्म को लेकर के भी चलेगी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, शशांक आएगा, तो शशांक तो मतलब शैव धर्म का मतनुयायी था, और वो इतना ज्यादा क्रूर शासक था कि गौतम बुद्ध जहां पे ज्ञान प्राप्त किए थे, उस वृक्ष ही को उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के गंगा नदी में बहा दिया। तो आज जो आप मूल वृक्ष देख रहे हैं बोध गया में, तो वो वाला वृक्ष नहीं है जिसमें गौतम बुद्ध ने, जिसके नीचे बैठ करके मतलब ध्यान प्राप्त की थी। वहीं से फिर उसका एक दूसरा वृक्ष, एक शाखा निकली, और एक शाखा निकली तो वो जाकर के कहां है, आज आपको देखने को मिलता है। और उसी वृक्ष में से क्या किया, अब जब अशोक का पुत्र और पुत्री थे, कौन, महेंद्र और संघमित्रा थे, तो जो मूल वृक्ष था ना, तो उस वृक्ष में से उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले जाकर के कहा, श्रीलंका ले गए। तो उस ही वृक्ष का एक दूसरा पार्ट मिलेगा श्रीलंका में, और एक पार्ट ले जाकर के कहा, सांची ले गए। तो जब आप मध्य प्रदेश में सांची में, रायसेन में आप देखने जाते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो एक वृक्ष मिलेगा, तो वो वृक्ष उसी का एक तरह से पार्ट है, एक शाखा है, ब्रांच है, किसकी, मूल वृक्ष। तो मूल वृक्ष तो नहीं रह गया, लेकिन मूल वृक्ष की 2 शाखाएं आपको यहां देखने को मिलेंगी, और फिर वर्तमान में वहां पे कौन सा वृक्ष उगाया, तो वहीं से फिर दूसरा वृक्ष निकल करके आ गया। समझ में आया, ठीक है, समझिएगा, ठीक है।
तो ये थी उसके उनके मतलब पूरे वृक्ष की पूरी क्या है कहानी। कई बार एग्जाम में डीप में ये श्रीलंका वाला भी प्रश्न पूछा था कि वहां पे ये इसको किसने ले गया, तो महेंद्र और संघमित्रा इसको क्या करके गए थे बताइए, अपने साथ लेकर के गए थे। ठीक है। अब चूंकि चूंकि आपने देखा कि बौद्ध धर्म अब तक दो भागों में बढ़ गया है, ठीक है, हीनयान और महायान। तो पूछता है कि कनिष्क किसको मानता था, कौन सी शाखा को, तो कनिष्क महायान। ठीक है। अब हीनयान और महायान शाखा में अगर बेसिक डिफरेंस हम देखें तो महायान शाखा गौतम बुद्ध को देवता मानती है। क्या मानती है? देवता मानती है। जबकि हीनयान शाखा क्या मानती है? महापुरुष मानती है, एक गुरु के रूप में मानती है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कनिष्क ही पहला शासक है, कनिष्क ही अभी तक का मतलब ये शासक है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर भी है, मतलब ये विदेशी शासक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो देसी था, तो ये अखिल भारतीय सम्राट भी है और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इसी के साथ साथ ये अंतरराष्ट्रीय भारतीय राज्य भी स्थापित किया। यानी इसका राज्य कैसा है? अखिल भारतीय भी है और इसी के साथ साथ कैसा है? अंतरराष्ट्रीय राज्य भी है। ठीक है, क्योंकि विदेशों तक था। कहां तक था इसका शासन? विदेशों तक। ठीक है, अफगानिस्तान पार तक था। ठीक है, कैसे था इस चीज को भी हम समझेंगे। ठीक है। तो अब इसी के समय में हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण इसके समय में मतलब कला की शैली का विकास हुआ। ठीक है, इसके समय में बहुत महत्वपूर्ण कला, आर्ट एंड कल्चर, इसकी शैली का विकास हुआ। और मुख्य रूप से हम देखें कि वो आखिर कौन सी शैली थी, तो वो कौन सी कला थी, तो वो मूर्ति कला थी। क्या थी? मूर्ति कला। अब देखिएगा कैसे, समझिएगा। ठीक है। तो गंधार शैली और मथुरा शैली, गंधार आपका तक्षशिला के पास और मथुरा शैली आपका उत्तर प्रदेश का मथुरा। अब देखिए मुख्य रूप से ये दो शैली क्या है और इन दोनों शैली में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है। तो जैसे हम गंधार शैली की बात करें, ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका क्षेत्र क्या होगा, तो आपको पता है उसके नाम से ही है, चूंकि ये शैली इस क्षेत्र में विकसित हुई। चूंकि ये शैली, अच्छा, ये शैली का अगर आपसे कोई पूछ दे मूल, मूल कहां से आया, मतलब ये विकसित कहां से हुई, तो ये अपने साथ लेकर के आए थे कौन बताइए? हिंद यवन। इनको हिंद यवन क्यों बोला जाता है? हवन यवन यानी यूनानी और हिंद यानी क्या बताइए? हिंदुस्तान। तो ऐसे यूनानी लोग जो भारत में आक्रमण करने आए और बाद में वापस नहीं गए, यही के हो गए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? हिंद यवन। तो ये अपने साथ वहां यूनान से मूर्ति बनाने की शैली लाए और प्लस उन्होंने माल कौन सा यूज किया बताइए? भारत का। तो देखिए मतलब इनके दिमाग में जो मूर्ति बनाने का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो है कहां? यवन का है। और कच्चा माल यानी कि पत्थर कहां का यूज करेंगे बताइए? भारत का। ठीक है। तो इसलिए ये जो गंधार और मथुरा शैली है, तो ये मूर्ति बनाने की हिंद यवन शैली यहां से आएगी। समझ में आ रहा है कहां से आएगी, आधार क्या है। लेकिन इसका विकास कब होगा? इसका विकास कनिष्क के समय में होगा, क्योंकि कनिष्क क्या करेगा बताइए? इसमें ज्यादा ध्यान देगा, संरक्षण देगा। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, तो ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धर्म की प्रतिमा बनवाएगा और इसी के साथ साथ कनिष्क अपनी खुद की भी कई प्रतिमा बनवाएगा। जैसे मथुरा में वो स्वर्ग का दरबार बनवाता है, जिसमें स्वयं अपने आप को इंद्र के बगल में बैठता था। बाकी सब जगह देवी देवता बैठते थे, इंद्र हो गए ये वो जितने भी, और बगल में कौन? कनिष्क बैठता था, बोलता था मैं खुद ही देवता हूं। अब फिर उसके बाद उसका वहां से शुरू होता था राज दरबार, तो फिर पीछे से राज दरबार के लोग बैठते थे। ठीक है। वहां पाकिस्तान में जाओगे, अफगानिस्तान में जाओगे, तो अफगानिस्तान में ऐसे खड़ा हुआ है कनिष्क। ठीक है। तो मतलब मूर्ति की तरफ उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो अब चूंकि गंधार वाले क्षेत्र में ये शैली डेवलप होगी तो गांधार शैली, मथुरा वाले क्षेत्र में होगी तो मथुरा शैली, अब गांधार शैली। ठीक है। तो गांधार शैली का हम क्षेत्र देखें तो मुख्य रूप से क्या रहेगा? गांधार ही रहेगा। ठीक है। और गांधार के बगल में क्या है बताइए? तक्षशिला। ठीक है। और इसी के बगल में इनकी राजधानी क्या बताइए? पेशावर। तो ये इसके क्षेत्र होंगे। अब मथुरा, मथुरा का क्षेत्र क्या होगा? यूपी का मथुरा। और इसी के साथ इसी के बगल का क्षेत्र क्या बताइए? कौशाम्बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है। तो ये इनके क्या थे बताइए? मुख्य रूप से क्षेत्र थे। अब बात आती है कि मूर्ति,
कि गांधार शैली में किस देवी देवता की मूर्ति रहेगी। तो यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाते थे, और बुद्ध के साथ साथ किसकी बनाते थे, बोधिसत्व की। बोधिसत्व कौन होते हैं, बौद्ध धर्म के ऐसे गुरु जो आपको निर्वाण का मार्ग बताते हैं, जिन्होंने अपने ध्यान योग साधना मेडिटेशन से निर्वाण के मार्ग को पता कर लिया है, लेकिन वो अभी इस धरती से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य बाकी लोगों को भी मोक्ष प्रदान करना है। ठीक है, यानी निर्वाण का रास्ता बनाना है। तो ऐसे बौद्ध धर्म के गुरुओं को हम क्या कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। कभी भी आप बुद्ध जी के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे और भी कई सारे ऐसे लोगों की मूर्तियां बनी रहती हैं, वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, बोधिसत्व है। ठीक है, अब यहां पे मथुरा, तो मथुरा में किसकी बनेगी, तो मथुरा में वैष्णव की ही मूर्ति बनेगी ना, कृष्ण जी की बनेगी, राम जी की बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी के साथ साथ शिव जी की बनेगी। तो यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलेगी, और यहाँ पे किसकी मिलेगी बताइए, बौद्ध धर्म की मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे इन मूर्तियों में पत्थर कौन सा, तो जो स्थानीय पत्थर पाए जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पे काला स्लेटी पत्थर पाया जाता है। तो ये काला स्लेटी पत्थर की बनेगी। अब ये वाले क्षेत्र में कौन सा पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो उसके कारण यहाँ पे आपको कौन मिलेगा बताइए, लाल बलुआ, यानी रेत से बना हुआ। तो लाल बलुआ पत्थर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर से यहाँ की क्या है बताइए, मूर्तियां बनाई जाएंगी। जैसे आपने ग्वालियर का किला देखा होगा, तो ग्वालियर का किला किससे मिलकर के बना हुआ है, पूरा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम देखें मुख्य रूप से। ठीक है, तो अब यहां पे आखिर किस देवी देवता की तरह मतलब इनकी फोटो बनाई जाती थी। ठीक है, यानी बुद्ध को किस देवता की तरह बनाया जाता था, तो जैसे जैसे अपोलो था, जैसे यूनान में कौन देवता था, अपोलो। अब अपोलो कैसा देवता था, तो ऐसा देवता था जिसकी मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, जिसकी बहुत ही ज्यादा आकर्षक मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, जिसमें उसके बॉडी के पूरे क्या है बताइए, कट्स वगैरह दिखते थे, बॉडी बिल्डर टाइप, सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें है ना। जिसकी भुजाएं क्या है, चौड़ी हैं, आ रहा है समझ में, सीना क्या है, चौड़ा, यानी कि मतलब बलिष्ठ रहेगा, व्यक्ति कैसा रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। तो बलिष्ठ आकार में यहाँ पे देवता की मूर्ति को क्या किया गया है बताइए, बनाया गया है ना। इसी के साथ साथ चारों तरफ क्या बनाया गया है, आभा मंडल, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कौन है बताइए, देवता। तो इन्हीं का औरा चारों तरफ। ठीक है, तो आभा मंडल इसी मूर्ति में इसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे आप पुराने देखते हैं ना रामायण और उसमें, तो जैसे देवी देवता आते थे तो पीछे सूर्य जैसा एक जो चक्र रहता था, तो वो चक्र ये लोग बनाते थे। समझ में आया, यहां से वो आया है। ठीक है, क्लियर है। जबकि यहां पे कैसा स्वरूप होता था, यहां पे कैसा स्वरूप होता था, तो यहां पे जो स्वरूप होता था भगवान का, वो यहाँ बॉडी बिल्डर टाइप इनको नहीं बनाते थे, बल्कि कैसा बनाते थे बताइए, आध्यात्मिक। इनका कहना है कि भैया सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है, आध्यात्मिक पावर होती है। तो कैसा स्वरूप बना देते थे ये लोग, यहाँ पे आध्यात्मिक स्वरूप बनाते थे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से गांधार और मथुरा शैली में क्या है बताइए, डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, ये सब जैसे वहां अपोलो देवता बनाएंगे वैसे यहाँ पे बुद्ध बनाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बुद्ध को आध्यात्मिक, यहाँ पे भी आगे चल के बुद्ध की मूर्ति बनेगी तो थोड़ी गोल मटोल बनेगी आध्यात्मिक स्वरूप में, लेकिन यहाँ पे कैसे, बॉडी बिल्डर टाइप है ना। तो आजकल जितनी भी आप बुद्ध की पेंटिंग देखते हैं, आप देखते हैं ना साल ओढ़े रहते हैं वो, तो जैसे ऐसे साइड से सॉल ओढ़े रहते हैं, ऐसे कौन ओढ़ा रहता था, अपोलो ओढ़ा रहता था। तो इस कारण से वो मतलब ऐसे साइड से ओढ़े रहते हैं, और इतना पोर्शन खिला दिखता है तो अच्छे से बॉडी वॉडी सब बनी रहती है ना। तो वो सब पेंटिंग्स जो देख रहे हैं आप, तो गंधार शैली की ही मूर्ति को पेंटिंग्स में उतार दिया गया है, जो आपको बुद्ध की फोटो सभी जगह देखने को मिलेंगी। तो इतना आपको समझ में आया, कनिष्क के समय में ये पूर्ण रूप से विकसित हुई। आगे चल करके एक शैली और विकसित हो जाएगी महाराष्ट्र में, अमरावती शैली। जैसे आप देखते हैं जब गणेश जी वगैरह आजकल आते हैं, तो कुछ बहुत ही खूबसूरत टाइप के गणेश जी दिखते हैं ना कहीं, है ना, वो वाले नहीं जो लोकल बना दिए मिट्टी छाप आपकी, मतलब एक वो पेंट वाले हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड ब्रांडेड गणपति जी, तो वो अमरावती शैली के रहते हैं, जो 2000 से स्टार्ट होते हैं, है ना। समझ लेना जिनका रेट ज्यादा है, जो मान लो 500 में मिल रहे हैं, समझ लो जबलपुर में बने हैं। समझ में, वो देखने से आपको क्या है समझ में आ जाएगा। तो ये सारे एक्सपोर्ट होकर के जबलपुर में अमरावती से आते हैं बाई ट्रेन, तो बाकायदे पैकिंग वैकिंग में, कार्टून में और उसमें आके आते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे गणेश जी तो आप भी घर ही में बना सकते हैं मिट्टी के, अगर किसी के अंदर कला है बनाने की तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम आगे बढ़े, समझ में आ गया कनिष्क कितना। अब देखो भैया कनिष्क, कनिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट कि कनिष्क ने बौद्ध दर्शन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। किस में ध्यान दिया बताइए, बौद्ध दर्शन में इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इसके बारे में ये बहुत ज्यादा रुचि रखता था। तो इसी के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था बताइए, पार्थ। ठीक है,
पार्श को बहुत अच्छा ज्ञान था, इसने पढ़ाई लिखाई की थी अच्छी, है ना, तक्षशिला के विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई लिखाई की थी बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन की सारी बातों को कौन बताता था? कनिष्क को पार्श बताता था। और राजा महाराजा अपने संरक्षण में विद्वान व्यक्तियों को रखते थे कि नहीं रखते थे? ठीक है, तो इसी पार्श पार्श के कहने पर ये क्या आयोजित कराएगा? इसी के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति, यानी बौद्धों की सभा को आयोजित कराएगा। ठीक है, अब चौथी बौद्ध संगीति ये क्या कराएगा बताइए? यहां पे मतलब जो है आयोजन कराएगा। ठीक है, अब यही कनिष्क आक्रमण करते 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 कहां पहुंच जाता है? कुंडलवन पहुंच जाता है। कुंडलवन कहां पे है बताइए? कश्मीर में है। कहां पे है कुंडलवन? कश्मीर में। तो यानी कि कहां पे आयोजित कराएगा? ये कुंडल वन में आयोजित कराएगा। अब देखो, कनिष्क अशोक से प्रभावित था, आ रहा है समझ में? और अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। किसको बसाया था? श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, जैसे एक बहुत मतलब प्रसिद्ध आगे चलकर के विद्वान आएंगे जिनका नाम रहेगा कल्हड़, और कल्हड़ एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम रहेगा राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी में पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में शुरू से बताया गया है, प्राचीन समय से बताया गया है। तो उसमें कल्हड़ की राज तरंगिणी में वो बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो आज का आप देखते हैं, वहां पे उसे बसाया किसने? श्रीनगर। वहां पे जो जगह है श्रीनगर, उसे किसने बसाया? अशोक ने बसाया। आगे चल करके उसी से प्रभावित होकर के कनिष्क यहां जब आक्रमण करेगा तो किसको बसाएगा? कुंडल वन को बसाएगा। तो कुंडल वन जगह पे ये क्या करेगा बताइए? आयोजित कराएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अब यहां पे एक कहानी है। ठीक है, यहां पे इसका जो अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, तो अध्यक्ष इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था बताइए? वसुमित्र था। ठीक है, जबकि उपाध्यक्ष किसे बनाएगा? तो समझना, ये उपाध्यक्ष किसे बनाएगा? अश्वघोष को। अब ये अश्वघोष कहां से आ गया समझना। ठीक है, तो इसके दरबार में पहले से ही वसुमित्र नाम का विद्वान था, इसका पुरोहित था, जो बौद्ध धर्म का क्या था बताइए? उस समय का बौद्ध संघ का अध्यक्ष था। कौन था बताइए? बौद्ध संघ का अध्यक्ष था। ठीक है, लेकिन 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 जब कनिष्क जाता है आक्रमण करने, कहां पे कनिष्क जाता है आक्रमण करने? पाटलिपुत्र में। तो जब ये पाटलिपुत्र में आक्रमण करता है, चूंकि मगध की प्रासंगिकता आप बहुत पहले से जान रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट है। और पाटलिपुत्र उस समय का सबसे बड़ा आर्थिक राजधानी था कि नहीं था? है ना, तो सभी धर्म की बड़ी बड़ी संगोष्ठी सभाएं यहां होंगी, धर्म धार्मिक चर्चा परिचर्चा, जैसे आज की डेट में हम देखें सनातन धर्म में काशी, तो वैसी पाटलिपुत्र। तो यहां पे एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? अश्वघोष। और ये अश्वघोष बहुत बड़ा क्या था बताइए? विद्वान था। इसके पास इतना ज्यादा नॉलेज था कि कनिष्क कितना प्रभावित हो गया कि इतना नॉलेज तो वसुमित्र के पास भी नहीं है और इतना नॉलेज पार्स के पास भी नहीं है। आ रहा है समझ में? जबकि ये कहां से पढ़ा है? तक्षशिला से पढ़ा है, सबसे हाईएस्ट कॉलेज से पढ़ा है, आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इसको भी उतना नहीं आता है, लेकिन जब ये यहां इससे मिला तो इसको बोला कि यार बहुत ज्यादा आता है। आ रहा है समझ में? तो बोला यार ये तुम जितना भी ज्ञान धर्म दर्शन प्राप्त किए हो, तो तुम अब मेरे साथ कहां चलो? तुम मेरे साथ चलो कहां पे? पाटलिपुत्र से तक्षशिला चलो, अब तुम वहां पढ़ाओ। तो इसने बोला अब यहाँ के ये बच्चे क्या करेंगे? तो बोले इन लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑफलाइन क्लास लेने कहां चला गया बताइए? तक्षशिला चला गया। अब जब ये यहां आया तो कनिष्क किसको बनाना चाह रहा था? अध्यक्ष अश्वघोष को। क्यों? योग्यता के आधार पे, है ना। लेकिन इसका विरोध कौन करेगा? वसुमित्र। तो पहली बार बौद्ध संगीति में ऐसा होगा कि अध्यक्ष के साथ क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष। तो ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगेंगे। तो इनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए कनिष्क क्या बोलेगा कि चलो वसुमित्र क्या हो गया? अध्यक्ष हो गया, और उपाध्यक्ष कौन हो गया? अश्वघोष। तुम भी अपनी पूरी बातें बौद्ध संगीति में रख देना और तुम भी अपनी पूरी बातें बौद्ध संगीति में रख देना। तो इस प्रकार से ये चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है बताइए? इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखिएगा, कनिष्क जब आक्रमण किया पाटलिपुत्र, तो यहां से तीन चीज लाता है। ठीक है, एक इसको मिल जाता है गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र। गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र मतलब समझ रहे हैं ना? मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये क्या करते हैं? पूरे टाइम मेडिटेशन करते हैं, बाकी टाइम ध्यान करते हैं। अब बोलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए किसी भी पास के गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। ठीक है, अब भिक्षा इतनी ही लेते थे जिससे उनका एक टाइम का भोजन क्या है बताइए? पूरा हो जाए। ये नहीं कि कटोरा लेके पूरे गांव घूम रहे हैं, दो तीन घर में मिल गया बस हो गया, कि भंडारा चल रहा है तो बूढ़ी सब्जी भी खा ले, पोहा भी खा ले, जलेबी भी खा ले और कचौड़ी भी खा ले, फिर सुबह हालत सब क्या है? खराब हो जाए। ठीक है,
तो इसीलिए वो जाते थे, कहीं से थोड़ा सा चावल दाल मिला, आए खिचड़ी बनाए और खा लिए। जितने भी साधु महात्मा संत रहते हैं बड़ा सात्विक भोजन करते हैं, इसीलिए उनका मन एकदम निर्मल पाक पवित्र साफ रहता है। और जैसा करोगे अन्न वैसा रहेगा मन, और वैसा करेगा वैसी सोच विचार उत्पन्न होगी तो तन। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो समझना बात को। भिक्षा पात्र मिलेगा, भिक्षा पात्र के बाद कौन कौन मिला यहाँ पे? अश्व घोष, तो इसको भी साथ में लेके चला गया कि चलो अब तुम वहां पढ़ाओगे लिखाओगे, वहां चलो एचओडी बन जाओ बौद्ध दर्शन के। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे एक मुर्गा मिलेगा, और ये मुर्गा भविष्य बताने वाला था। ठीक है, तो ये तीन चीजों को अपने साथ में, भविष्यवाणी बताने वाला मुर्गा, तो ये तीन चीजों को अपने साथ में, जैसे आप देखते हैं ना कई जगह लोग तोता बिठाए रहते हैं ना कि तोता भविष्य बताएगा, फिर तोता एक चिट्ठी उठाता है, बोलता है क्या बात है, जीवन में बड़ी परेशानी है, तीन चीज से तुम परेशान हो, एक तो मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिला, बोले हाँ हाँ हाँ, फिर बोले कि पैसा खूब आता है लेकिन टिकता नहीं, बोले हाँ 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 हाँ, तीसरी चीज, और अपने घर में परिवार में किसी से बहुत परेशान हो, घर ही के लोग दुश्मन, हाँ 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 हाँ, बोले चलो रखो अब 500, है ना? यही तो प्रॉब्लम है, इसके अलावा चौथी प्रॉब्लम है क्या किसी के पास? ये कॉमन प्रॉब्लम हुई ना, हर इंसान की यही प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये सब साइकोलॉजी का खेल रहता है, जितने बाबा वैरागी रहते हैं तो चमत्कार से ज्यादा क्या रहता है? साइकोलॉजिकल खेल रहता है। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? ये समझ में आ गया आप लोगों को इतना? इसी में आप जोड़ करके यहाँ पे ये चीज लिख लेना, इसके आक्रमण में क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कनिष्क के आखिर जो कार्य हैं तो वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये 78 ईस्वी में, 78 एडी में राज्यारोहण होगा इसका, या राज्याभिषेक होगा, राज्यारोहण होगा या राज्याभिषेक होगा। तो इसी इसी के उपलक्ष्य में ये कनिष्क संवत जारी करेगा। जैसे आपने इसके पहले देखा था ना, विक्रम संवत आप देख चुके हैं, शक संवत देख चुके हैं, अब ये क्या है बताइए? कनिष्क संवत। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कनिष्क संवत कब जारी किया गया, तो कब जारी किया गया? 78 एडी में जारी किया गया। ठीक है, अब मुख्य रूप से हम देखें यहाँ पे कनिष्क के कार्य के बारे में, तो कनिष्क के जो कार्य हैं तो बहुत ही जबरदस्त और प्रतापी हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसने जो बड़ा काम किया है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया है। सबसे पहला काम इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसका काम क्या था समझिएगा, कि जैसे देखिए यहां पे ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपका चाइना हो गया। ठीक है, तो चाइना में रेशम के कीड़ों को पालते थे, और उसके बाद उससे ये लोग क्या तैयार करते थे? सिल्क, और सिल्क का कपड़ा तैयार करके यहां से बेचा करते थे यूरोप पे। तो जाने के लिए, यहां से जाने के लिए तीन रास्ते थे, चाइना से यूरोप जाने के लिए उस समय तीन रास्ते थे। समझ में आ रहा है? और वो तीन रास्ते कहां कहां से होके जाते थे? ठीक है, एक यहां से जाता था, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा रास्ता यहां से होकर के जाता था, और तीसरा रास्ता इसका एकदम पेशावर के ऊपर से होके जाता था। यहां पे कैपिटल कौन है इसकी? पेशावर, ये यहां पे इसकी कैपिटल है, और इस कैपिटल का नाम क्या है बताइए? यहां पे पेशावर। और यहां पे इसकी दूसरी कैपिटल है जिसका नाम क्या है? मथुरा। तो अब समझिएगा बात को, ठीक है ना? तो ये यहां से जाते थे ये तीन रास्ते, और ये तीनों रास्ते कहां जा रहे हैं बताइए? यूरोप जा रहे हैं। अब कनिष्क क्या करेगा यहां पे समझिए, ठीक है? ये बीच वाले रास्ते में यहां पे जगह का नाम था आरा, आरा मतलब अफगानिस्तान, आज का क्या हो गया? अफगानिस्तान। तो यहां इन क्षेत्रों में कनिष्क का प्रभाव है कि नहीं है बताइए? तो कनिष्क क्या करेगा कि इन तीनों क्षेत्रों में अपनी पेशावर कैपिटल के माध्यम से इन तीनों रास्तों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। आ रहा है समझ में? और यहां से उसको भारी मात्रा में क्या मिलेगा? टैक्स। और टैक्स में समान चीज नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा बताइए? सोने का सिक्का मिलेगा। यहां से बहुत बड़ी मात्रा में इसे सोने का सिक्का मिल जाएगा, और आगे चल करके ये क्या करेगा कि ये जो रास्ता है सिल्क रूट, इसको बंद करा देगा। ठीक है, और बंद कराने के बाद सिल्क रूट को कहां से लेकर के जाएगा? मथुरा से ऐसे होकर के जाएगा, और ये पेशावर से होके जाएगा, और यहां से यूरोप जाएगा। अब सोचो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका कितना बड़ा प्रभाव था कि इसने सिल्क रूट को ही डाइवर्ट करके रख दिया।
सामान्य व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं। समझ रहे हो? अब क्या माला माल हो जाएगा? मथुरा भी माला माल हो जाएगा और पेशावर यानी कि पूरा भारत ही माला माल हो जाएगा। और यहां से कनिष्क को बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के क्या होंगे बताइए? क्योंकि उस समय रेशम का व्यापार अपने चरम पे था, और अपने चरम पे था तो फिर वो लोग टैक्स भी दे देते थे। और टैक्स में क्या दे देते थे बताइए? सोने का सिक्का दे देते थे। तो इस प्रकार से आपने यहां देखा, जाना और समझा। मेंस में प्रश्न बनता है कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो एक तो बौद्ध धर्म वाला बता देंगे, दूसरा क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे, मतलब जो चीज लिखे उनको एक साथ लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? अब 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 बात यह है कि कनिष्क ने अपना मतलब क्षेत्र को भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाया। कनिष्क ने अपने क्षेत्र को कैसे बड़ा बनाया समझना। क्योंकि जब सबसे पहले कौन आया था बताइए? कुजुल कटफिसस। तो वो अफगानिस्तान आया, यहां से अपनी पेशावर राजधानी बनाया। फिर विम कटफिसस आएगा तो वो पंजाब तक जाएगा। कहां तक जाएगा? पंजाब तक। लेकिन जब कनिष्क आएगा तो कहां तक पहुंच जाएगा बताइए? मथुरा तक। और इसी के साथ जब कनिष्क यहां तक पहुंचा तो ये वाले क्षेत्र इसके हाथ से चले जाने चाहिए थे ना, दादा परदादा के जमाने के थे। लेकिन ये आकर के इनको भी टाइट कर दिया, और इतना टाइट कर दिया कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का साम्राज्य बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? समझ में आया? ये मैप देख करके अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपना क्या बना लिया बताइए? साम्राज्य बना लिया। तो ये उसकी इसकी दूसरी सबसे बड़ी क्या है बताइए? उपलब्धि है। समझ में आया? ठीक है ना? अब ये सब जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ये सारी जो हम इतनी पूरी जानकारी बताए, तो ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? इसके अफगानिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां पे बताइए? अफगानिस्तान में। और उस अभिलेख का नाम क्या है? रबलक अभिलेख। रबलक अभिलेख, वहां पे ये जानकारी प्राप्त हुई है। समझ में आया आप लोगों को? ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं? यहाँ। और इसी इसी के साथ साथ रबलक अभिलेख में इसके 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र भी लिखे हैं। कौन कौन से बताइए? चंपा, बोले चंपा भी इसका है, ठीक है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का पटना, आपका उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। आगे चल करके ये गुप्तों की राजधानी बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौशाम्बी बन जाएगा, जैसे पहले मगध था। और साकेत, ये सब कनिष्क के बहुत महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र बन गए हैं। ये सब जानकारी हमें कहाँ पे मिल रही है? इसके रुबलक अभिलेख में मिल रही है। इसी के साथ साथ यहीं से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। यहीं से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब इसने आक्रमण किया था, कहां पे बताइए? पाटलिपुत्र। ये सब कहां लिखा है? रुबलक अभिलेख में। कौन से अभिलेख में लिखा है? रबलक अभिलेख में। तो पाटलिपुत्र से ये 3 चीज पाया था। एक तो गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र पाया था, दूसरा क्या पाया था? एक भविष्यवाणी बताने वाला मुर्गा, और तीसरा किस व्यक्ति को पाया था? अश्वघोष को पाया था, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा इसका अभिलेख मिलता है जिसका नाम क्या है? सुई अभिलेख। तो सुई अभिलेख में कनिष्क के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? कि सिंध प्रांत तक पूरा इसका, सिंध यानी वर्तमान में जो पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, तो सिंध प्रांत तक इसका राज्य था। यानी कि सिंध प्रांत भी किसके अंडर में था बताइए? कनिष्क के अंडर में था। ये पूरी कनिष्क के बारे में अभिलेखों से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कनिष्क का अपना खुद का एक पर्सनल डॉक्टर था। इसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, बल्कि इसने अपना खुद का एक पर्सनल डॉक्टर रखा था, जिसका नाम क्या था बताइए? चरक। और ये चरक वही हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। क्या लिखी है बताइए? चरक संहिता। और चरक संहिता में क्या बताया गया है? कि कैसे कैसे बॉडी के पार्ट्स के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा। मतलब ये इतने बड़े विद्वान थे कि पहले क्या होता था कि शरीर का कोई अंग डैमेज हुआ जाए या अंदर कोई चोट लग जाए तो वो सड़ गल के खत्म हो जाता था, या अंदर के घाव को रिपेयर नहीं कर सकते, आ रहा है समझ में? तो सारी चीज है ना, अंदर कोई शरीर के डैमेज हो गया तो उसे ठीक करना पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो चरक आए तो चरक ने ऑपरेशन किया, और कितने प्रकार के ऑपरेशन बताए हैं? तो इस पुस्तक में इन्होंने 111 प्रकार के ऑपरेशन बताए हैं। और यहां तक कि मतलब एक एक चीज इन्होंने बता दिया है कि कैसे चीर फाड़ करके अलग करेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं पोस्टमार्टम, है ना, तो पोस्टमार्टम में जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो कैसे वो किस अंग के
किस अंग को मतलब कहां से कट लगा करके निकालेंगे। ऐसे तो कहीं भी काट दिए, पता चला हार्ट यही है, यही मार दिए चक्कू तो हार्ट ही फट गया बीच से, तो निकाल ही नहीं पाए। तो हार्ट को कहीं से निकालना पड़ेगा ना, यहां से ऐसे कट मार करके। तो ये सारी चीज किसने बताई? किसने बताई? किसने बताई? चरक ने बताई। समझ में आया? तो ये इनका क्या था बताइए? राजवैद्य था। आ रहा है समझ में? और प्लस इसी के साथ इन्होंने बोला कि जैसे चोट लग जाती है, कट फिट जाता है, तो उसमें टाके लगाते हैं। टाके लगाते हैं कि नहीं? और टाके लगा के उसको धागे से सिलते हैं ना। तो ये सब किसने ये पद्धति लाई, यानी कि टाका लगाना, ठीक है, टाका लगा के उसको सिलना, ये सब पद्धति इन्होंने लाया चरक ने। और उस समय किससे सिला करते थे बताइए? घोड़े के बाल से सिला करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि घोड़े का बाल एक ऐसी चीज है जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो घोड़े के बाल से ये क्या किया करते थे बताइए? सिला करते थे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए। इसी के साथ साथ है ना, इनके मतलब अब राज दरबार में कौन कौन है उनको देखते हैं। एक चरक देख लिए, एक अश्वघोष, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अश्वघोष के बारे में आप जान गए हैं। ये कहां से आए हैं बताइए? पाटलिपुत्र से आए हैं, ठीक है। अब अश्वघोष के बारे में मतलब जो है सबसे मतलब जो है तो प्रमुख मतलब बात यही है कि ये उस समय का सबसे बड़ा क्या था बताइए? विद्वान था, ठीक है। फिर इसके बाद नागार्जुन है, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दे करके रखा था। ये नागार्जुन क्या थे बताइए? इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है बताइए? शून्यवाद मतलब क्या होता है कि इस प्रकृति की उत्पत्ति शून्य से हुई है, और शून्य मतलब क्या हुआ? खाली स्पेस, और इसका अंत भी कहां पे हो जाएगा बताइए? शून्य में हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कौन सी थ्योरी दी थी बताइए? रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, कि सब चीज एक दूसरे से क्या है बताइए? रिलेट है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। और इसी के आधार पर उनको क्या मिला था बताइए? ठीक है, नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इस कारण से नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं। हालांकि ये गलत है, अब बुकों में सुधार हो रहा है। अब क्या सुधार हो रहा है? आइंस्टाइन को भारत का नागार्जुन बोला जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आइंस्टाइन भारत बाद में आया और ये पहले आए, तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा। समझ में आए? तो ये चीज अब मतलब पुस्तकों में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो नागार्जुन आपने समझ गया, और क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, इसी के बाद इन्होंने अपने मतलब दरबार में सभी प्रकार के पुरोहितों को भी संरक्षण दिया था। और एक बहुत प्रसिद्ध इनके पुरोहित थे जिनका नाम क्या था बताइए? पार्श, जिनके कहने में कौन सी संगीति आयोजित कराते हैं? चौथी बौद्ध संगीति कराते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में मतलब क्या थी? जानकारी। अब कनिष्क के हम सिक्के के बारे में आते हैं कि आखिर कनिष्क के हम सिक्के देखते हैं। ठीक है, तो कनिष्क के सिक्के की बात करें तो इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक किसका बताइए? सोना का, और दूसरा किसका सिक्का जारी किया था बताइए? तांबा का। तो ये जो सोने का सिक्का जारी करेगा तो बता दीजिए इसमें किसकी मूर्ति बनाएगा, किसका चित्र बनाएगा बताइए? बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस, बुद्ध का ही बनवाएगा, है ना। अब चूंकि वहां यूची कबीला से भी आया था, तो बोले वहां के ये पूर्वज देवी देवता हैं, तो वो नाराज ना हो जाए, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। तो वहां पे इनका जो देवता था वो कौन था? हरक्लीज, यूनानी देवता। तो कुछ सिक्कों में हरक्लीज को भी बनवाया। फिर ये लोग सूर्य की उपासना करते थे, अग्नि की उपासना करते थे, प्रकृति के तत्वों की भी, जो कि वैदिक काल के समकालीन माना जाता था। कि जैसे वैदिक काल के लोग मतलब यहाँ पूजा करते थे प्रकृति के तत्वों की, तो यूनान के भी पहले के लोग किसकी किया करते थे? प्रकृति के तत्वों की पूजा किया करते थे, जैसे मैसापोटामिया सभ्यता वगैरह। ठीक है, समझ में आया, है ना। अब तांबा का जो सिक्का है, तो तांबे के सिक्के में कनिष्क खुद को बनाया है। ठीक है, और इसमें कनिष्क एक पात्र लिया हुआ है, और इस पात्र में से कुछ बलि दिया है, जिसको समर्पित कर रहा है। कहां पे समर्पित कर रहा है? यज्ञ वेदिका में। ये पूरा चित्र दिखाया गया है कि यज्ञ वेदिका है, जिसमें एक पात्र से उसने बलि जिस चीज की दिया है उसको क्या कर रहा है? समर्पित, ऐसे करके। समझ में आया? तो ये किसने बनाया बताइए? कनिष्क ने बनाया। समझ में आया? ठीक है, अब निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो जैसे निर्माण कार्य में आपने पहले देखा था कि इसके कौन थे बताइए? दादा थे ना। 34 मंजिला इमारत बनाए थे ना। कौन? विम कटफिसेस, यानी इसका कौन था बताइए? पापा था। तो इसके पापा ने जब 34 मंजिला इमारत बनवाई थी पेशावर में, तो ये भी आकर के क्या बनवाएंगे? यहाँ पे एक 400 फीट ऊंचा टावर। 400 फीट, ठीक है, ऊंचा क्या बनवाया है इसने? टावर बनवाया है। ठीक है, इसी के साथ इसने
संघाराम बनाया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बनाया है इसने? संघाराम। और संघाराम क्या है बताइए? एक बहुत बड़ा सभागार है। क्या है बताइए? एक बहुत बड़ा, जैसे आपके यहाँ मानस भवन है, और यहाँ पे कौन मिला करते थे? बौद्ध भिक्षु। इनका सेमिनार हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? इसे बनवाया किसने था? तो आर्किटेक्ट कौन था इसका? तो इसका जो आर्किटेक्ट था, यानी कि स्थापत्यकार था, उसका नाम क्या था? अंगीरस। तो आपसे पूछता है कि संघाराम को किसने बनाया, तो किसने बनाया बताइए? अंगीरस ने। और बनवाया किसने बताइए? कनिष्क ने बनवाया। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसके साथ इसने ये सब निर्माण कार्य कहां कराया है? पेशावर में। कहां पे कराया है? पेशावर में। पेशावर के बाद दूसरी राजधानी क्या हुई बताइए? मथुरा। तो मथुरा में भी इसने निर्माण कार्य कराया। मथुरा ने तो इसने अति कर दी, स्वर्ग दरबार बनाया, और स्वर्ग दरबार में राजा की मूर्ति बनवाया। स्वर्ग दरबार का राजा कौन है बताइए? इंद्र। और इंद्र के बगल में एक कुर्सी लगाया और उसके बगल में एक कुर्सी लगाया। यहां बाप को बैठा दिया, यहां बेटा को। यानी यहां कौन बैठ गया? विम कटफिसेस। और यहां कौन बैठ गया? कनिष्क। बोला कि हम लोगों का स्थान कहां पे है? वहां पे। वो तो हम लोग आए हैं तुम लोग का कल्याण करने के लिए। समझ में है? तो इंद्र के बगल में कौन बैठा? विम कटफिसेस बैठा। और उसके बगल में कौन बैठा बताइए? ये। इसी के साथ साथ इसने अफगानिस्तान में अपने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है। ठीक है, किसने? कनिष्क ने। किसकी मूर्ति बनवाई है? कनिष्क की। आज भी वहां के चौराहे में लगी हुई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। जिसमें इसमें मतलब पाँव में बहुत स्टाइलिश जूता पहना है, जो कि आगे से नुकीलेदार है। आप देखते हैं ना कई फॉर्मल शूज जो आगे से नुकीलेदार हैं, तो कनिष्क सबसे पहली बार पहना था। आ रहा है समझ में? ठीक है। और इसी के साथ एक रोमन चोंगा पहना है, ऐसी बड़ी सी टोपी जो घुमावदार रहती है, और सामने उसमें क्या लगा हुआ है? पंख लगा हुआ है। तो इसको कहते हैं चोंगा टोंगा मूर्ति। तो पूछता है कि चोंगा टोंगा, चोंगा मतलब और टोंगा मतलब इसका जूता और पांव। ठीक है। तो चोंगा टोंगा मूर्ति कनिष्क की अफगानिस्तान में है। किसने बनवाया है? कनिष्क ने बनवाया है। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो ये था पूरा कनिष्क और कनिष्क के समय की बारे में ये पूरी जानकारी। कनिष्क के बाद के, हाँ, अब बहुत अच्छा मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है। तो समझो आप क्या लिखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, वैसे इसने संरक्षण ही नहीं बल्कि राजकीय धर्म घोषित कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? जैसे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, तो इसने कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन की स्थापना की, और वहां पे चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित कराया। तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे के शासक कोई भी मतलब मजबूत नहीं रहेंगे। इसके आगे अगला शासक कौन आएगा बताइए? वशिष्ठ। ठीक है, कोई खास काम नहीं करेगा। ठीक है, वशिष्ठ के बाद आएगा हुविस्क। और भी कई शासक आएंगे, लेकिन उनके बारे में हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कर ही के नहीं गए। समझ में आया? ठीक है। और लास्ट शासक जो रहेगा वो रहेगा वासुदेव, और इसका नाम रहेगा वासुदेव सेकंड। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। जो वशिष्ठ रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने सिक्के में किसको बनाएगा? शिव जी को बनाएगा, और कार्तिकेय को, और स्कंद को। इसका मतलब इसने कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया? क्या? फिर ये हुविस्क आएगा, ये चतुर्भुजी नारायण, ये सब सिक्के हैं। सिक्के से जानकारी हमें मिल रही है। इसका जो सिक्का है उसमें इसने किसको बना दिया? चतुर्भुजी नारायण। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने किसको ज्वाइन कर लिया बताइए? वैष्णव। जबकि कनिष्क किसको ज्वाइन किया था बताइए? बौद्ध। अब आएगा वसुदेव, तो ये कहेगा कोई लड़ाई मत करो, शैव वैष्णव दोनों एक साथ आ जाओ। तो ये अपने सिक्कों में शैव भी और वैष्णव भी दोनों को क्या कर देगा बताइए? विराजित। बस इतना इनके बारे में पढ़ने को है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा कुषाण वंश, और कुषाण वंश के साथ साथ हमारा क्या था बताइए? कनिष्क। ठीक है, अब क्या होगा? इन्हीं के सामंत आएंगे। मैंने आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट बताया था ना, ठीक है, इतने वंश आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा वंश? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन। तो कौन आ गया यहाँ पे बताइए? सातवाहन। समझ में है? और विदेशी आक्रमण में कौन कौन आया बताइए? यहाँ पे आप बताइए। हिंद यवन,
शक, पहलव, कुषाण। तो यहाँ पे कुषाण आए। अब इन सब की पूरी तरह से छुट्टी हो गई, खत्म। अब ये कुषाण आ रहा है समझ में। अब इसी कुषाण के सामंत, ठीक है, इसी कुषाण के सामंत कौन होंगे बताइए? गुप्त। तो कौन सा वंश आ जाएगा? गुप्त वंश। और इसी गुप्त के सामंत आगे चल करके कौन बन जाएंगे बताइए? वर्धन। तो कौन वंश आ जाएगा? वर्धन। और इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? खूब सारे सामंत आ जाएंगे। तो जब हर्षवर्धन मरेगा तो ये सभी सामंत आपस में लड़ाई करने लगेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। और यहीं पे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आगे की 2 से 3 क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है? अभी तक सेनापति राजा को मार के राजा बन रहा था। मतलब राजा कौन बन रहा था? सेनापति बन रहा था। लेकिन अब राजा कौन बनेगा? सामंत बन जाएगा। कैसे? ये कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हुआ क्या, आखिर सामंती व्यवस्था होती क्या है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, बुकों वगैरह में ये जानकारी लिखी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होती है सामंती व्यवस्था? ठीक है, राजा पहले क्या किया करता था? अपने सेनापति, सेना, सभी विभाग के कर्मचारी, जैसे मौर्य कालीन प्रशासन पढ़ा ना आपने, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा ना कितने विभाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन सबको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, अब राजा को वेतन देना अखरने लगा समय के साथ। उसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि वेतन की जगह क्या दे दिया जाए? इन्हें भूमि दे दिया जाए। ठीक है, अब इससे दुर्घटना क्या हो गई समझना। ठीक है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन रहेगा राजा का? सेनापति, आईपीएस। तो सबसे ज्यादा वेतन किसको देना पड़ेगा? सेनापति को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, और इसी के साथ साथ जितने भी उच्च अधिकारी रहेंगे इन लोगों को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? अब यहां पे सेनापति से भी बड़ा एक आदमी होता है, जो होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करने वाला, जिसे क्या बोला जाएगा बताइए? सामंत। सामंत की जिम्मेदारी क्या रहेगी बताइए? टैक्स कलेक्ट करके लाना। और टैक्स में ये इस बार पैसा नहीं देंगे, इसे क्या देंगे बताइए? भूमि। बोलेंगे कि ये 10 गांव से तुम्हें टैक्स कलेक्ट करके लाना है। तो बोला कि ठीक है, अब तुम टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, इसकी जगह क्या करो कि लोगों को जमीनें ही दे देंगे कि तुम अपने ही आपस में बांट लो। तो सबसे ज्यादा भूमि किसको दी जाएगी? सामंत को। फिर किसको दी जाएगी? सेनापति को। फिर और उच्च अधिकारी, फिर और उच्च अधिकारी। तो अब 10 साल तक जब ये व्यवस्था चलेगी तो सामंत के पास राजा से भी ज्यादा जमीन हो जाएगी। तो पावरफुल कौन बन गया? सामंत। बनाया किसने? राजा ने। क्योंकि राजा के पास अब भूमि घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी? समझ रहे हो? और साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया आगे चल के। वो सोचा साम्राज्य विस्तार कर लेंगे, जमीन बढ़ती जाएगी, लेकिन साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आप देख रहे हैं ना कि कनिष्क ही प्रतापी है, बाकी सब टुल्लू पंप है। अशोक ही प्रतापी है, बाकी सब टुल्लू पंप है। आ रहा है समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो अब क्या होगा आगे चल करके? सामंत बोलेगा कि अरे यार मेरे पास तो ज्यादा जमीन है। तो सेनापति को बोलेगा कि क्यों, क्या कर रहे हैं, आओ मेरे अंडर में काम करो। राजा को खत्म। और सामंत ही क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ सामंती व्यवस्था का। आगे चल करके अकबर इसमें सुधार कर देगा। अकबर क्या सुधार करेगा मालूम है? अपनाएगा तो वो भी सामंती व्यवस्था, लेकिन वो बोलेगा अच्छा सामंत तुम इधर आओ, तुम सब जगह का टैक्स कलेक्ट करके लाओ, और जो यहाँ की जो बड़ी भूमि है ना, इसका तुम पैसा लोगे। भूमि यानी भूमि पे स्वामित्व किसका रहेगा? राजा। लेकिन उस बड़े लैंड का जो पैसा है वो किसको मिलेगा बताइए? सामंत। तो सामंत के पास जमीन इकट्ठी हो पाएगी क्या? नहीं। तो सामंत पावरफुल नहीं बनेगा, इसलिए मुगल साम्राज्य लंबे समय तक शासन करेगा। ये कॉन्सेप्ट था, ये आधार था। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं फिर से। तो आपने देखा ना अब हम कहां तक पहुंच गए? कुषाण। कुषाण के सामंत रहेंगे गुप्त। इनके पास जमीन आ जाएगी ज्यादा, बाकी के राजा टुल्लू पंप रहेंगे, तो बटन कर देंगे बंद। तो टुल्लू पंप हो गया बंद। तो अगला राजा कौन आ जाएगा? गुप्त। हेडिंग डालिए गुप्त वंश, और अगला लेक्चर स्टॉप कर दो।